नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम प्लस 21 के यूट्यूब चैनल पर। एनसीईआरटी क्लास 7 की श्रृंखला में हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, जिसे हम जानते हैं दिल्ली के सुल्तान या सुल्तान ऑफ दिल्ली या दिल्ली सल्तनत, आप कह सकते हैं तीनों चीजों को। इसके बारे में आज हम देखेंगे कि एनसीईआरटी में हमें कौन कौन से अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं जिनको हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, आगे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हैं। इस को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ जानकारियां दे दें कि अपने भारतीय इतिहास को 3 बड़े कालखंडों में बांट करके पढ़ा जाता है। पहला है एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत, जिसको हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में देखा, और वह प्राचीन भारतीय इतिहास पूरे इतिहास खंड का सबसे बड़ा कालखंड माना जाता है। उसके बाद 712 ईस्वी एडी में से हम पढ़ते हैं लगभग 1707 एडी तक, जिसको हम मानते हैं क्या, मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो हमको क्लास 7 की एनसीईआरटी में मिलता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है दिल्ली सल्तनत का। तो इस पूरे इतिहास के कालखंड को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। आपको याद होगा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप से काफी ज्यादा दूर अरब में एक व्यक्ति का जन्म होता है, जिनका नाम है पैगंबर मोहम्मद, राइट, जो कि एक नए धर्म को लेकर के आते हैं, इस्लाम धर्म। और 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय भी होता है, राइट। 7वीं शताब्दी का मतलब 6ठी शताब्दी के यानी 600 के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको हम 7वीं शताब्दी बोलेंगे। तो जब इस्लाम का उदय होता है तो जो उस समय वहां पे शासन कर रहे होते हैं, चाहे आप तुर्कों को ले लें, चाहे अरब को ले लें, किसी को भी, जो भी वो शासन करते हैं, तो वो लोग जो है अपने धर्म प्रचार के लिए पूरे विश्व में जाते हैं। तो सबसे पहले 712 ईस्वी में ही हमारे भारत पर पहला विदेशी आक्रमण होता है, जिसको जिसको किया किसने, अरब ने। अरब का आक्रमण बोलते हैं, अरब ने। इसमें मेन नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक, राइट। और उसी के कुछ दिनों के बाद दूसरा हमारे यहाँ विदेशी आक्रमण होता है, जो किसका होता है, तुर्क लोगों का होता है, तुर्कीज का होता है, जिसमें 2 शासक काफी ज्यादा मजबूत हैं, महत्वपूर्ण हैं। एक का नाम है मोहम्मद गजनवी, और दूसरे हैं मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, राइट। मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम होता है जिसको हम मध्यकालीन भारत में ममलूक के नाम से भी जानते हैं, और वह गुलाम ही सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है 1206 ईस्वी, राइट, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। ये सब कैसी व्यवस्थाएं बनी, कैसे इन लोगों ने किया, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत कब राजधानी के रूप में डेवलप हुई, इन सब चीजों के बारे में हम समझने का प्रयास इस अध्याय में करेंगे। तो आप सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि दिल्ली जगह कहाँ पर है, क्या उसकी विशेषता रही है, किन चीजों से कैसे वो राजधानी के रूप में डेवलप होती है। तो आपने लास्ट अभी जो पिछली एनसीईआरटी में आपने देखा कि कावेरी डेल्टा जैसा बड़ा क्षेत्र राज्यों का केंद्र बन गया। उसी समय दिल्ली भी तो कहीं ना कहीं की राजधानी रही होगी, राइट। लेकिन लास्ट चैप्टर में हमने किसी राज्य और राजधानी का जिक्र ही नहीं किया है, तो इसी वजह से यह दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बनता है, उभर करके सामने आता है। तो सबसे पहले तोमर राजपूतों का प्रारंभिक काल होता है दिल्ली में, जिन्होंने दिल्ली उनके साम्राज्य की तोमर काल में जो है दिल्ली साम्राज्य में किसी न किसी की राजधानी बनी होगी। 12वीं शताब्दी के बीच में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान होगा कि लास्ट चैप्टर्स में
हम लोगों ने चाहमान पहले पढ़ा, फिर ब्रैकेट में चौहान लिखा। अब यहाँ पर 12वीं शताब्दी में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर चौहानों को चाहमान नाम से जाने। तो वहां पर 12वीं शताब्दी में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तो तोमरों और चौराहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी भी रहते हैं, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण उस समय, क्योंकि कल हमने बताया था लास्ट एनसीईआरटी में कि लोग अपने आप को दिखाने के लिए भी बड़े व्यापारी, राजा, शासक जो है मंदिरों का भी निर्माण करवाते थे। तो यहाँ पर उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया और यहाँ पर एक सिक्के चलवाए जिसका नाम क्या है, दहलीवाल। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा कि दहलीवाल सिक्का किन्होंने चलवाया था, जैन व्यापारियों ने। क्लियर। और ये सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी उस समय प्रचलन में थे। तो उसी समय आप देखोगे इस चित्र में केवल दिल्ली सल्तनत के बारे में, कुछ प्रमुख शहरों के बारे में दिखाया गया है कि 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। 13वीं शताब्दी का आरंभ यानी वही 1206 ईस्वी में। और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी के रूप में बदल गया जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। तो यहाँ पर दे रखा है, राइट, शहरों के बारे में। और ये भी कह रहा है कि 5 वंशों का पहचान करना है, राइट, जिसको जो है 5 वंश, जो महत्वपूर्ण वंश यहाँ पर शासन किए उनके बारे में बात की गई है। पहला वंश कौन सा था? स्लेव डायनेस्टी है, गुलाम वंश है, राइट, गुलाम वंश। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो गुलाम वंश कब से कब तक है? 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक यहाँ पर गुलाम वंश का शासन रहता है। फिर 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना होती है। खिलजी वंश की, जिसका शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक 1320 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद तुगलक डायनेस्टी की, तुगलक वंश की स्थापना होती है। तुगलक वंश की स्थापना होती है, जिनका शासनकाल रहता है 1320 से लेकर के और 1413 ईस्वी तक। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है, राइट, सैयद वंश आता है। और सैयद वंश की स्थापना होती है 1414 एडी से लेकर के 1451 1451 तक। और 1451 में लोदी वंश की स्थापना होती है, राइट। तो पूरा मध्यकालीन भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ रहता है। लोदी वंश की स्थापना 1526 का शासनकाल 1526 में चलता है और 15 से 26 में लड़ाई होती है, बाबर वहां पर जीत जाता है और उसने मुगल वंश की स्थापना करी। तो हम लोग मध्यकालीन भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक है दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल काल, राइट, मुगल डायनेस्टी। ठीक है, तो 2 चीजों में हम इसको आगे देखेंगे। आज के इस विषय में हम दिल्ली सल्तनत पे बात करेंगे। तो यहाँ पर 2 अनेक प्रमुख नगर है, एक है दहली, एक कुआना, सीरी और जहांपना। तो ये सब जो दिल्ली, कुहाना, राइट, उसके बाद से जहांपना, हौज खास, ये कुछ महत्वपूर्ण वहां के शहर हुआ करते थे, दिल्ली के जगह हुआ करते थे। यहाँ पर दिल्ली शासकों की बारे में बताया गया है कि सबसे पहले दिल्ली पर राजपूत वंश का शासन था, जिसमें तोमर थे सबसे पहले, जो आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक साम्राज्य करते हैं। और उन्हीं के अंदर में आते हैं अनंगपाल, जो कि 1130 से 1145 तक का शासन करते हैं, जो प्रमुख हैं। फिर चौहानों का शासन होता है, जिसमें प्रमुख है पृथ्वीराज चौहान, जो 1175 से लेकर के 1192 तक शासन करता है। चौहान वंश का टोटल शासनकाल 1165 से 1192 तक था। प्रथम तुर्की शासक, जिसको मैंने बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का दामाद और उसका जो है गुलाम भी रहता है, उसने शासन किया, राइट, उसने स्थापना करी 1206 में गुलाम वंश की। और सबसे दूसरे उसके बाद शासक बने सहमुद्दीन इल्तुतमिश, जो 1210 से 1236 तक शासन करते हैं। उसके बाद रजिया बनती है शासन, रजिया जो है शासन करती है 1236 से 1240 में। आगे हम ये भी बात करेंगे कि उस समय महिलाओं को लेकर के कितनी दिक्कतें हुआ करती थी और उस वजह से उसे गद्दी से हटना पड़ा। फिर बाद में गयासुद्दीन बलबन शासन में आता है और 1266 से 1287 वंश का 1287 तक जो है वह शासन काल करता है। फिर उसके बाद खलजी वंश की स्थापना होती है 1290 से 1320 ईस्वी तक, जिसके 2 महत्वपूर्ण शासक हैं, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी।
उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना होती है 1320 में, जो 14 से 14 तक चलती है, जिसमें महत्वपूर्ण है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, जो 1388 तक लगभग शासन करते हैं। फिर आपका सैयद वंश आता है, जिसमें खिज्र खां जो कि शासन करता है 1414 से लेके 1421 तक, और फिर लोदी वंश का बहलोल लोदी शासन करता है 1451 से 1489 तक। यहाँ पर आपको कुछ मुगल काल के स्मारक या घर जो है दिखाई देंगे, जो कि आप दिल्ली में देखेंगे अलाई दरवाजा, दिल्ली के सुल्तान का निवास स्थल, कुछ इस तरह से, मतलब वो लोग कुछ गुंबद मस्जिद ये सारी चीजों का निर्माण, क्योंकि ये आप इल्तुतमिश का मकबरा देख सकते हैं जो कि मॉन्यूमेंट्स हैं, जो कि स्मारक हैं, राइट। तो ऐसे स्मारकों से भी हमें उनके स्रोतों का पता चलता है, उनकी जानकारी मिलती है दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी कैसे मिली। आपको जो यहाँ पे चार फिगर दिखाई दे रहे हैं, ये चारों जो है पांडुलिपि तैयार करने की विधियां हैं, राइट। तो सबसे पहले उसमें क्या करते थे लोग, कागज तैयार करते थे, कागज तैयार करके उस पर लिखते थे। लिखने के बाद उसमें महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों को ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघला करके उसका उपयोग करते थे, यानी अलंकृत करते थे, आप ये कह सकते हो। और चौथे में उसकी जिल्द तैयार करते थे। तो ये चार जो है उसके स्टेप हुआ करते थे, किसकी, पांडुलिपियां तैयार करने की। पांडुलिपि का मतलब क्या है, हाथ से लिखी जाने वाली कुछ ऐसी लिपि जिसको कागज पे पहली बार लिखा गया हाथों के द्वारा, तो उसे क्या बोला गया, पांडुलिपियां बोली गई, ठीक है, जो कई तरह के धातुओं पर भी लिखी जाती थी। तो यहाँ पर उनके बारे में जानकारी कैसे मिली है, उसके बारे में जिक्र है कि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं। मगर ये और भी महत्वपूर्ण इतिहास में तारीख, तारीख क्या होता है, एक डेट, राइट। एक डेट को क्या बोलते हैं, तारीख, एक वचन में। और जब बहुत सारे तारीखों की बात करें तो उसे क्या बोलते हैं, तवारीख, राइट। तवारीख बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं तारीख और तारीखें, तो तारीखें नहीं, वो तवारीख हुआ करती है, जो कि सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे, राइट। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तवारीख के लेखक जो है सचिव होते थे, प्रशासक होते थे, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति हुआ करते थे, जो पढ़े लिखे होते थे, जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन के से संबंधित सलाह भी दिया करते थे। साथ ही साथ वे न्याय संगत शासन के महत्व पर भी बल देते थे। तो वहां पर न्याय चक्र के बारे में बात की गई है, यानी कि कौन सी साइकिल हुआ करती थी। तो 13वीं शताब्दी का एक इतिहासकार है जिसको फक्के मुदब्बिर कहा गया है, उसने लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता कहां से, किसानों से, और किसानों के द्वारा किए गए मेहनत से, उनके राजस्व से। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते हैं जब वो खुशहाल होंगे, प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्यायप्रिय और ईमानदार ही होगा, राइट। तो यहाँ पर कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहा करते थे, क्योंकि उनका एक अलग ही इंपॉर्टेंस हुआ करता था। तो गांव में शायद ही वो कभी कभार रहते थे। दूसरी बात तो ये कि अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए अपने ढेर सारे इनाम वगैरह पुरस्कार पाने के लिए उसकी आशा में लिखते थे। और तीसरी बात, लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। यही लिंग भेद आधारित शासन व्यवस्था आगे जाकर रजिया सुल्तान के हटने का भी कारण माना जाता है। तो जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब क्या है कि जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। फॉर एग्जाम्पल, लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद का मतलब यह है कि स्त्रियां और पुरुषों के बीच सामाजिक शारीरिक संरचना संबंधी अंतर, आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ हुआ करते थे। तो 1236 में सुल्तान है इल्तुतमिश, उनकी बेटी है रजिया सिंहासन पर बैठती हैं। तो उस युग के इतिहासकार जो मिनहाज सिराज हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य है और सक्षम थी। भाई तभी तो वो सुल्तान बनी, राइट। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। तो दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से काफी ज्यादा खुश नहीं थे। तो 1240 में उसे सिंहासन से हटा भी दिया गया है। रजिया के बारे में एक जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं, मिनहाज सिराज, राइट, उनके कुछ विचार यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको ये ध्यान में भी रखना चाहिए, मेंस एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज की व्यवस्था बनाई,
मतलब कि पुरुष श्रेष्ठ रहेगा, महिलाएं श्रेष्ठ नहीं रहेंगी, राइट। तो उनके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन ही रहना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। तो रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित भी ये चीज करवाया, अपने इंस्क्रिप्शन पर, अपने कॉइन्स पर लिखवाया है कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज हुआ करता था और उस वंश की रानी एक थी जिनका नाम क्या है, रुद्रमा देवी, जिन्होंने 1262 से लेकर के 1289 तक शासन किया। उनके व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल क्या था, विपरीत हुआ करता था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिख करके अपने पुरुष होने का प्रमाण या भ्रम पैदा कर दिया। इस पे एक मूवी भी बनी है, आप उसे भी देख सकते हैं, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी इतिहास को लेकर के। रुद्रमा ही शायद नाम है। तो एक और महिला शासक है उस समय जो कश्मीर की रानी दिद्दा हैं, 908 से लेकर के 1003 तक इन्होंने शासन किया है। उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से दिद्दा निकला है। तो जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, राइट। तो ये उस समय के कुछ उदाहरण हैं जो कि महिला शासकों के बारे में है। अब दिल्ली सल्तनत के विस्तार को देखते हैं। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बहुत सारे राज्यों को जगहों को जीता और दिल्ली का एक बड़ा सल्तनत उसको जो है डेवलप कराया। कहां से, काजकोट से लेकर के यहां बनारस तक, क्लियर। तो ये काफी बड़ा इसका शासनकाल था। तो 13वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी रक्षक सैनिकों की जो टुकड़ियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, गैरिसनों के निवास के लिए मजबूत किलेबंद शहर से परे शायद ही कभी फैला हो। तो शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेश पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटपाट पर ही निर्भर रहना पड़ता था सैनिकों को, सैनिक के टुकड़ियों को। भीतरी प्रदेश का मतलब क्या है कि किसी शहर या बंदरगाह के आसपास का ऐसा क्षेत्र जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे, तो उसको क्या बोलते हैं, भीतरी प्रदेश। दिल्ली के सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन हुआ करता था। गैरिसन शहर क्या होते थे उस टाइम पे, किलेबंद बसाओ, जहां पर सैनिक रहा करते थे। चारों तरफ से किले, मजबूत दीवारों से किला बनाया जाता था। तो ऐसे शहरों को गैरिसन शहर बोलते हैं, राइट। तो बगावत युद्ध, यहां तक खराब मौसम से भी उनके संपर्क नाजुक, मतलब कि बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी वहां तक नहीं रहती थी। तो शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों के बराबर चुनौती उनसे मिलती रही, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। तो ये सब चुनौतियों के चलते जो है दिल्ली सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए रखा था, क्योंकि उनके चारों तरफ तो इस तरह के लोग थे, गैरसियन शहर थे, भीतरी प्रदेश थे, राइट। तो इसका संस्थापक जो कि गयासुद्दीन बलबल के शासनकाल में इसकी स्थापना होती है और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हो जाता है। तो सल्तनत की जो भीतरी सीमाओं में जो भी अभियान चले, उनका उद्देश्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित जो भीतरी क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करना। और इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी जो संग्राहक या चरवाहे थे उनके पर्यायवास से, मतलब उनके रहने वाले जगहों से उन्हें वापस कर दिया गया, खदेड़ दिया गया और वह जमीन किसानों को दे दी गई, जिससे कृषि कार्य को प्रोत्साहन मिला, किसान भी खुश हो गए, राइट। उनका उत्पादन बढ़ गया, जगह बढ़ गए, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के लिए उन्होंने उस समय नए नए किले, गैरसैंण शहर और शहर भी बसाए जाने लगे। तो पहला विस्तार था। दूसरा विस्तार जो हुआ दिल्ली सल्तनत का बाहरी सीमाओं पर होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान स्टार्ट किया गया। अभी आगे मैप में आपको दिखाते हैं। और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और अनेक सारे धातुओं को अपने कब्जे में ले लिया और दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत अगर देखा जाए शुरुआत में कमजोर थी, लेकिन 150 वर्ष के बाद मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में
के अंत में इस उपमहाद्वीप के एक विशाल क्षेत्र के रूप में, एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। तो इसके जो सूबेदार हैं और प्रशासक मुकदमों में फैसला भी सुनाते हैं और साथ ही साथ किसानों से टैक्स भी लेते हैं, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण किस सीमा तक कितना प्रभावी था, यह कह पाना इतिहासकारों के लिए थोड़ा सा कठिन था। यहाँ पे आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारत का अभियान था, वो यहाँ गुजरात तक, यहाँ देवगिरी तक और देवगिरी से फिर यहाँ द्वार समुद्र तक, मदुरै तक, राइट, जहां पर वारंगल, जहां काकतीय वंश का शासन है, बीच में मांडू, रणथंभौर, चित्तौड़, कड़ा, इन सब पर इनका बहुत तेजी के साथ विस्तार स्टार्ट हुआ है। आप यहाँ पर देखोगे 12वीं शताब्दी के आखिरी दशक में एक कुवत अल इस्लाम मस्जिद और उसकी मीनारें हैं। ठीक है, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनवाया गया है, सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली ए कुहाना, यानी जो आपने ऊपर देखा, यानी पुराना शहर कहा गया है। और इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज्यादा विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। दिल्ली में है, आप उसे देख भी सकते हैं। मस्जिद का अर्थ यहाँ पर समझाया गया है कि मस्जिद क्या है, तो मस्जिद एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहां पर मुस्लिम समाज के लोग बैठ करके एक साथ अल्लाह की आराधना करें, उनके लिए सजदा करें। सजदा का मतलब होता है घुटने और माथा को टेक करके जो आराधना की जाती है उसको सजदा कहते हैं। तो जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान इकट्ठा होकर के एक साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए जितने भी नमाज पढ़ने वाले उनको नमाजी कहते हैं। उनमें सबसे अधिक जो सम्मानी और विद्वान होता है उसको पुरुष को इमाम यानी उसका नेता के रूप में चुना जाता है। और इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्म का उपदेश यानी खुतबा देता है, राइट। तो नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, क्योंकि भारत से मक्का जो है पश्चिम की तरफ पड़ता है, इसलिए पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और वहां सजदा करते हैं। तो मक्का की और जो दिशा को क्या बोलते हैं, किबला। ध्यान रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, किबला कहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे जो ये अगला पिक्चर है वह है बेगमपुरी मस्जिद, जो मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह, जो कि विश्व की शरण स्थली कहा जाता है, उसकी मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी, राइट। इसके बाद दिल्ली सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में कई सारी मस्जिदें बनवाई और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को उससे उनसे बल मिलता था कि हमारे विस्तार बहुत तेजी के साथ हो रहा है। समान आचार संहिता यानी कानून नियम के और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध भी उत्पन्न मस्जिदों की सहायता थी। तो एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। तो उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए, उनको एक धागे में पिरोने के लिए उन लोगों ने कई सारी मस्जिदों का निर्माण करवाया। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यह मोट का मस्जिद है, राइट, जिसको सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनवाया गया उसके मंत्री के द्वारा। यहाँ पर आप देखोगे तो जमाली कमाली की मस्जिद है, जो 1520 के दशक के आखिरी दिनों में बनाया गया था। अब एक नजर डालते हैं खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो प्रशासन है और उसके जो समेकन है, समेकन मतलब उसकी एक एजम्पशन लेते हैं, उनको नजदीक से उनके शहर को देखने का प्रयास करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए, उनके एग्जीबिशन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत हुआ करती थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, जो कि विशेषकर इनका नाम है इल्तुतमिश, सामंत और जमींदारों के स्थान पर विशेष गुलामों और सूबेदार को नियुक्त किया जाता था। ये वहां माना जाता था कि जो आपके सबसे करीबी गुलाम हैं, राइट, वो आपके बेटे से भी ज्यादा प्रिय हैं, वो आपकी उससे भी ज्यादा रक्षा करते हैं, राइट। तो इन गुलामों को फारसी में बदंगा बोला जाता है, बदंगा कहा जाता है। तो इनके सैनिक सेवा के लिए इन्हें खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से ट्रेंड किया जाता था, क्योंकि वे पूरी तरह से अपने मालिकों पर क्या होते थे, निर्भर हुआ करते थे। तो इसलिए सुल्तान में भी विश्वास करके उन पे निर्भर हुआ करते थे। यहाँ पर देखिए कथन मिला है कि बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को यह सलाह दिया जाता था कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। तो बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर हुआ करते थे, राइट। आश्रित का मतलब समझ ही रहे हैं कि किसी पे
आश्रित होना, संरक्षण में जिसके रहता हो। तो खलजी और तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहे, यानी गुलामों का इस्तेमाल करते रहे, और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। तो ऐसे लोगों को क्या बोला गया? सेनापति और सूबेदार, राइट। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज का पॉजिटिव होगा तो निगेटिव भी होगा। अब जो गुलाम है उसको उसने जो है अच्छे पदों पर बैठा दिया तो वो अपनी मनमानी भी कर सकता है, अपने आप को मजबूत भी कर सकता है। तो गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति जो है वफादार तो रहते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं हुआ करते थे। सोचो, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। तो नए सुल्तानों ने अपने नौकर हुआ करते थे, तो फलस्वरूप उनकी नए शासन के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच में टकराहट स्टार्ट हो जाती थी, उनके बीच में झगड़े हो जाते थे। तो सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का लगता था, और फारसी तारीख यानी तारीखों में लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाने के लिए दिल्ली सुल्तानों की आलोचना की है। तो आप इतिहास के उदाहरणों में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने अपने पिता को ही बंदी बनाया या उनको मार करके गद्दी ली। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन के बारे में बताया गया है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नाम का कलाल, राइट, ये शब्द ये सब ध्यान रखिएगा कि नाम क्या है, अजीज खुमार और कलाल। कलाल का मतलब ये होता है शराब बनाने और बेचने वाला व्यक्ति। फिरोज हज्जाम नाम का नाई, मनका तब्बाक नाम का बावर्ची, और लड्ढा तथा पीरा नाम के माली जो कि फूल पौधे लगाते हैं, उनको जो है ऊंचे पदों पर बैठा दिया गया। तो 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। तो पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को अनेक आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त कर देते थे, मतलब कुछ एक एरिया दे देते थे, कुछ सुधारने का भी काम किया गया। तो जो एरिया उनको देते थे, जिनको सूबेदार या सेनानायक बनाया गया, उनको जो एरिया देते थे उस एरिया को कहते हैं क्या? इक्ता, राइट। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी को इक्तदार या मुक्ति कहा जाता था। तो मुक्ति का काम यह हुआ करता था कि सैनिक अभियानों को नियुक्त करे, नेतृत्व करे, और अपने इक्तों में कानून, अपने जो एरिया है उस एरिया में कानून व्यवस्था को भी बनाए, राइट। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा तो जाहिर सी बात पावर उसके हाथ में है। तो अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली भी करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से वे अपने सैनिकों को तनख्वाह दिया करते थे। और मुक्ति लोगों पर काबू रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीका उस समय क्या था कि पद वंश परंपरा से ना चले, उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए ही मिले। मतलब जो इक्तेदार हुआ करते थे, जो मुक्ति हुआ करते थे, जो कि एक इक्ते के मालिक होते थे, उस पर शासन करते थे, एक तरह से उनकी कर वसूली करते थे, तो उनकी वंश परंपरा को रोक दिया गया, राइट, कि वो उनका बेटा ही नहीं वो इक्तेदार बनेगा बल्कि राजा ही नियुक्त करेगा, राइट। तो उनका जो टाइम पीरियड होता निश्चित कर दिया गया। और या फिर अब जब निश्चित नहीं है तो उनका ट्रांसफर भी होता रहेगा इस इक्ते से दूसरे इक्ते में, जिससे वो अपना स्थायित्व ना बना पाए। तो सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन करवाया गया। मुक्ति द्वारा एकत्र किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए मेन राजा के द्वारा, जो मुख्य राजा हुआ करता था, जो शासक हुआ करता था, उसके द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, राइट। तो एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया कि भाव इनका लेखा जोखा वो रखे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य के द्वारा निर्धारित कर ही वसूले, तय संख्या के अनुसार ही सैनिक रखे। अब उन्होंने धीरे धीरे इक्तेदारों के ऊपर नकेल भी कसना प्रारंभ किया। तो जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर अनेक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, तो उन्होंने भूमि के स्वामी यानी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया और स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार क्या किया? छीन लिया। बल्कि उन्हें स्वयं भी कर चुकाना पड़ा और उनको बाध्य भी कर दिया गया कर चुकाने के लिए। तो सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश यानी नाप जोख की और इनका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा।
कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी भी करने लगे, राइट। तो धीरे धीरे टाइम पीरियड उनका चेंज हो गया। तो उस समय 3 महत्वपूर्ण टैक्स हुआ करते थे, कर हुआ करते थे, उनको आप जरूर ध्यान रखें। कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था, जो कृषि पर टैक्स लगता था उस समय, उसे खराज कहते हैं। और जो किसान की उपज का लगभग 50% हिस्सा हुआ करता था। ऐसे ही मवेशियों पर टैक्स था, घरों पर टैक्स था, राइट। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो कि काफी बड़ा हिस्सा है, दिल्ली के सुल्तान के अधिकार से वो बाहर ही था कहीं ना कहीं। तो दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण काफी ज्यादा कठिन हो गया। तो दक्षिणी भारत के विजय के तुरंत ही बाद वह पूरा क्षेत्र फिर से क्या हो गया, फ्री हो गया। यहां तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी जो घने जंगल वाले क्षेत्र हुआ करते थे, जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं, मतलब पहुंचने में सेनाएं उनकी सक्षम थी, तो स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर दबस्ती करके अपना अधिकार जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय के लिए होता था और फिर उनके हाथ से चला जाता था। यहाँ पर दो चीजों की जिक्र की गई है, सरदार और किलेबंदी की। तो अफ्रीकी देश मोरक्को से एक 14वीं सदी में एक यात्री आता है जिसका नाम है इब्न बतूता। उसने बताया कि सरदार जो है कभी कभी चट्टानी उबड़-खाड़ पहाड़ी इलाकों में किले बना करके रहते थे अलग, और कभी कभी बांस के झुरमुटों में, मतलब बांस का जो जहां पे पूरा पेड़ बगीचा लगा होता था, बांसों का पूरा जंगल टाइप में, उसके अंदर रहा करते थे, राइट। तो ये बहुत ही बड़ा हुआ करता था, जिससे अलग अलग हिस्से आपस में एक तरह से गुथे हुए रहते हैं, उन पर आग का भी असर नहीं होता जो बांस का झुरमुटा बनता है, राइट। तो इस पे वह कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। तो सरदार इन जंगलों में रहते थे और इनके लिए किले की प्राचीर का काम कर देते हैं। तो इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहा करते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, मतलब कि जहां पे वर्षा का जल इकट्ठा हुआ, तो इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। भाई खतरनाक जगह पे रहते थे, सबको उनका अनुभव नहीं था। तो ये सेनाएं जो है जंगल में घुस करके खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांस को काटती थी, उसमें वो लोग रहते थे। चंगेज खां के टाइम पे, उसी समय उसके नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना, जो कि आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला कर दिया। इसके शीघ्र ही बाद दिल्ली सल्तनत को उसका धावा बहुत तेजी के साथ झेलना पड़ा। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ के दिनों में दिल्ली में पर मंगोलों के धावे बढ़ गए, जिससे मजबूर होकर के दोनों सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। और इतनी विशाल सेना को संभाल पाना प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती हो चुकी थी। तो देखते हैं इन लोगों ने इन सब चुनौतियों का सामना कैसे किया है। तो दो चार्ट के माध्यम से इन दोनों के बारे में बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 या 1300 में, और 1302 और 1303 के बीच में। इनका सामना करने के लिए स्थानीय सेना, और इसी समय मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक टाइम पर सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक ने अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि ट्रांसआक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। मतलब कि वो लोग आक्रमण करते थे, तो इसने ये योजना बना ली कि अब हम लोग आक्रमण करेंगे। तो इसके लिए उसने एक अस्थायी सेना भी तैयार किया, राइट। उसमें जो है काफी सेनाओं पर काफी ज्यादा काम किया मोहम्मद तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नाम का एक गैरिसन शहर बनाया, राइट। गैरिसन शहर अभी आपने मानचित्र में देखा। तो गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर जो मोहम्मद तुगलक था, दिल्ली के 4 शहरों में जो सबसे पुराने शहर हैं, दिल्ली या कोहाना को निवासियों से खाली करवा करके वहां सैनिक छावनी बना दी, कैंट एरिया डेवलप कर दिया। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद में भेज दिया। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया, और किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के टैक्स पर लिया गया अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, राइट। और इसने क्या किया कि सेना को खिलाने के लिए इलाकों से खाद्यान्न इकट्ठा किया, और लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान के ने अलग से कर भी लगाए, और इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। तो काफी कठिन पीरियड आ गया मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर
सैनिकों को वेतन भी देना होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन स्टार्ट कर लिया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदा करते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमत बढ़ा देंगे, राइट। उन्हें इस चीज का डर हो गया था। तो इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीजों की कीमतों पर नियंत्रण चालू किया और अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और व्यापारी निश्चित दरों पर ही दरों का उल्लंघन करते थे। अगर जो लोग उल्लंघन करते थे, जो अलाउद्दीन खिलजी ने तय कर दिया कि तुम्हें इतना सामान इतने में ही बेचना है, अगर इसका कोई उल्लंघन करता था तो उन व्यापारियों को सजा भी देने लगा। मोहम्मद तुगलक ने भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण रखने की जगह कुछ कुछ आज की कागजी जो मुद्रा है, जैसे टोकन, सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के के धातु बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर के सस्ती धातु के होते थे। तो 14वीं शताब्दी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा ही नहीं था। वे बड़े ही चालाक हुआ करते थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इन टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्कों भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे इससे। तो ये भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर एक अच्छा इंपैक्ट डालता है। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी स्ट्रांग रहे और वो सक्सेस भी रहे, और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उनके शासनकाल की बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना भी किया। मोहम्मद तुगलक के टाइम पे बात करें तो मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो कदम उठाए गए प्रशासनिक व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, वो बेहद असफल रहे, हमेशा फेल रहे। कश्मीर पर भी उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा क्या किया, छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को खत्म कर दिया, भंग कर दिया। और इस बीच अपने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उसने कई परेशानियां स्टार्ट हो गई। तो दौलताबाद ले जाए जाने वाले लोग बहुत से नाराज हो गए थे, जो दौलताबाद गए थे छावनी बनाने के चक्कर में। टैक्स में वृद्धि, गंगा यमुना के दबाव में अकाल से ये पूरी जनता त्रस्त हो गई थी। तो जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा तक अपनी वापस लेनी पड़ी। तो ये कुछ उन्हें जो है मंगोलों के आक्रमण को नियंत्रण करने के लिए दोनों शासकों ने अभियान चलाए, अपने अपने काम किए। इन दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है कि इनके प्रशासनिक और इनके अर्थव्यवस्था की चीजों में अंतर क्या रहा है। तो इन सब असफलताओं की गिनती जो है बहुत ज्यादा है, राइट। तो सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने का अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना के हिस्से हुआ करते थे। बात करें 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत की, तो आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक आगरा और दिल्ली पर सैयद और लोदी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां बहुत ज्यादा धनी थी, समृद्ध थी, राज्य बहुत अच्छे चल रहे थे। तो इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभर करके सामने आते हैं। तो इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे और कुछ पर बहुत शक्तिशाली होते थे। तो उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। जैसे शेरशाह सूरी 1540 से 1545, उसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन मैनेजमेंट में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने उन्नति की और मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से लेकर के 40 और 1555 से लेकर के 56, 2 बार ये शासक बना है, राइट। इसको चुनौती दे दी किसने, शेरशाह सूरी ने, और परास्त भी किया। तो शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित कर लिया। तो सूरवंश ने केवल 15 साल तक इसके बारे में है कि इसने शासन किया है 1540 से लेकर के 55 तक। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले तरीकों को अपना करके उन्हें भी और चुस्त बना दिया। तो महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया, जब उसने बनाया, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। क्लियर। अब वहां पे 3 श्रेणियां हैं और 3 ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। इसके बारे में जानते हैं। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले कब आया, 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में आया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया।
प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अनेक अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा और इन योद्धाओं को क्या बोला गया? नाइट बोला गया। तो ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था, यूज करता था। नाइटों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। मतलब अगर उनके धर्म को लेकर के कोई विसंगतियां, कोई दिक्कत होती है तो उसका सामना करें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से अलग करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। तो इसके परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड यानी धर्म युद्ध कहा गया। तो ईश्वर और धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों से नाइटों की हैसियत पूरी तरह से बदल डाली और पहले इन नाइटों की गिनती कुलीन में नहीं होती थी, लेकिन फ्रांस में 11वीं शताब्दी के अंत तक, जर्मनी में उसने एक सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया था और 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे। राइट। तो आप ये था लगभग दिल्ली सल्तनत के बारे में और उस समय हुई एक फ्रांस में कुछ नई घटनाओं के। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली में सबसे पहले किसने राजधानी स्थापित की? दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या हुआ करती थी? किसके शासन के दौरान सल्तनत सबसे अधिक विस्तार हुआ? और इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था, जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया। इस चैप्टर में जो आपके प्रमुख और इन सब क्वेश्चंस को भी लिखा करिए, मैं बार बार बोलता हूं, और इसे आप नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको शब्द मिला है वो इक्ता है, तारीख है, गैरिशन है, मंगोल है, तारीखें भी हैं, लिंग है, खराज है। तो इन सब शब्दों पर भी ध्यान दीजिए। राइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।